नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है उबाल। जब दूध उबल उबल कर कोयलों पर गिरने लगा और शाह शाह की आवाज के साथ एक तेज सी बू उठी, तो चंदन ने हड़बड़ाकर पतीली की तरफ हाथ बढ़ाया। कोयलों की तपिश से सुर्ख हो रही थी। बेबसी के अंदाज में चंदन ने जल्द जल्द इधर उधर देखा। कोई कपड़ा पास न था। उसने चाहा पानी का छींटा ही दे दे, लेकिन लोटे के पानी में अभी अभी उसने आटे वाले हाथ धोए थे। दूध उबल रहा था और जली हुई झाग की बू कमरे में फैलने लगी थी। अंदर उसके मालिक और मालकिन आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। बेबसी के इस लम्हे में चंदन के बढ़े हुए हाथ और आगे बढ़ गए और लहजा भर में तपती जलती पतीली खट से फर्श पर आ गई। चंदन की उंगलियों की पूरे जल गईं। उबलता हुआ दूध उसके हाथों पर गिर गया और जलन की वजह से उसके होंठों से बेसाख्ता एक सी निकल गई। पतीली को खट से फर्श पर रखते हुए थोड़ा सा दूध फर्श पर भी गिर गया था। उसी आटे के पानी से उसने उसे धो डाला और उंगलियों की जलन को जैसे झटक कर उतारता हुआ वो घुसल खाने की तरफ भागा। पानी की धार के नीचे हाथ रखे रखे उसने सर को हल्का सा झटका दिया और मुस्कुराया। जब भी कभी उससे कोई बेवकूफ़ी सरजद हो जाती थी, वो उसी तरह सर हिलाकर होंठों के बाएं कोने में मुस्कुराया करता था और होंठ कटे होने के बायस उसके दांत दिखाई देने लगते थे। बात यूं हुई कि दूध को अंगीठी पर रखकर वो अपने मालिक और मालकिन की बातें सुनने में महव हो गया था। दिन काफी चढ़ाया था और चंदन ने दोपहर के खाने के लिए आटा तक गूंद लिया था, लेकिन वो दोनों अभी बिस्तर ही में थे और कुछ ही देर पहले उसके मालिक ने वहीं से चंदन को चाय बनाने का हुक्म दिया था। इसने दूध की पतीली को अंगीठी पर रख दिया था और दरवाजे की तरफ कान लगाए अपने मालिक और मालकिन की बातें सुनने लगा था। जब से उसके मालिक की शादी हुई थी, वो देर से उठता था। इससे पहले वो अलग सुबह उठने का आदी था। नूर के तड़के उठकर वो चंदन को उठाता, मालिश करवाता, वर्जिश करता, बारहा सैर को भी जाता। लेकिन अब वो अपनी इस नई बीवी के साथ दिन चढ़े तक सोया रहता। जब जागता तो वही लेटे लेटे उसे चाय बनाने का हुक्म देकर अरसा तक बीवी से बातें करने में मसरूफ रहता। चंदन को इन बातों में रस आने लगा था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होते। वो बैठा उन्हें सुनने की कोशिश क्या करता। आज की तेजी के बायस पतीली में दूध बेतरह बल खा रहा था और चंदन उस तरफ से बेखबर हमातन गोश अपने मालिक और मालकिन की बातें सुनने की कोशिश में मसरूफ था। मैं मजबूर हो जाता हूं, तुम्हारे गाल ही ऐसे हैं, आपके हाथों का तो कोई कसूर नहीं। इतने अच्छे हैं तुम्हारे गाल की जलने लगे हैं आपकी चपतों से। लो मैं उन्हें ठंडा कर देता हूं। और चंदन को ऐसा महसूस हुआ जैसे नरमो नाजुक फूल रेशम के फर्श पर जा पड़ा हो। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसने देखा कि उसके मालिक ने अपने होंठ अपनी बीवी के गालों से चिपका दिए हैं। वही बैठे बैठे उसका जिस्म गर्म होने लगा। उसके आज़ाद तन गए और तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने मालिक की जगह उसने ले ली। हाथ धोकर उसने सर को फिर झटका दिया और होंठों के बाएं कोने से मुस्कुराता हुआ वो अंदर गोदाम में गया। उसने जरा सा सरसों का तेल लेकर अपने हाथों की मैली सियाह जलती हुई पुष्ट पर इस जगह लगाया जहां जलन हो रही थी। फिर जाकर वो बावर्ची खाने में बैठ गया और उसने चाय की केतली अंगीठी पर रख दी। लेकिन हाथ जलाने और अपनी उस महवियत पर दोबारा सर हिलाकर मुस्कुराने के बावजूद उसके कान फिर कमरे की तरफ जा लगे और उसका तसव्वुर अपनी तमाम यकसुई के साथ उसके सामिया की मदद पर हो गया और उसकी आंखों के सामने फिर कई तस्वीरें बनने और मिटने लगी। चंदन, उसके आका ने चीख कर आवाज दी और फिर कहा, वही मर गया क्या? आका की आवाज सुनकर वो चौंका। जल्द जल्द चाय और तौस तैयार करके अंदर ले गया। उसकी मालकिन और मालिक हस्बे दस्तूर बिस्तर पर पड़े थे। वो दोनों हम आगोश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से लगे तकिए के सहारे लेते हुए थे।
लिहाफ इन दोनों के सीने तक था और मालिक का बाजू अभी तक मालकिन की गर्दन के नीचे था। उधर रख दो। चंदन ने ट्रे तपाई पर रख दी। एक नजर देखकर मालिक ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? दूध का जग कहाँ है? जी अभी लाया। और सर को एक बार झटका देकर होंठों के बाएं कोने से मुस्कुराता हुआ वो रसोई घर की तरफ भागा। दूसरे लम्हे उसने दूध का बर्तन लाकर रख दिया, लेकिन उसे फिर गालियां सुनना पड़ी, क्योंकि दोबारा देखने पर मालिक को मालूम हुआ कि छलनी भी नहीं है। चंदन ने छलनी लाकर रख दी और लम्हे भर के लिए वहीं खड़ा रहा। उसकी दबी हुई निगाह अपनी मालकिन के चेहरे पर जा पड़ी। खूबसूरत लंबे खुले बालों की लटें उसकी गोरी पेशानी पर बिखरी हुई थी। होठ सूखे होने के बावजूद गीले गीले थे। मुस्कुराती सी आंखों में खुमार की बारीक सी लकीर थी और चेहरे पर हल्का सा इज़्मिहलाल छाया हुआ था। उसके मालिक ने बड़े प्यार से कहा, चाय बना दो ना जान। लेकिन जान ने रूठे हुए करवट बदल ली। मैं कहता हूं चाय ना पियोगी। उसे मनाते हुए मालिक ने कहा, मुझे नहीं पीनी चाय। गाल को मसलते हुए मालकिन ने जवाब दिया। गर्दन के नीचे का बाजू उठा और मालकिन अपने मालिक की आगोश में भिंच गई। क्या करते हो, शर्म नहीं आती? चंदन का दिल धक धक करने लगा और उसके मालिक का कहा कमरे में गूंज उठा। उठो ना, बना दो चाय। मालिक ने बड़ी मुलायमियत से हाथ को ढीला छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे गाल ही ऐसे प्यारे हैं कि ख्वाह मख्वाह उन पर चपटे लगाने को जी चाहता है। तड़प कर मालकिन ने फिर करवट बदल ली। चंदन, तुम बनाओ चाय। शिद्दत एहसास से कांपते हुए हाथों से चंदन ने चाय की प्याली बनाई। प्याली उठाकर अपनी जान को आगोश में भींचे हुए उसके मालिक ने प्याली उसके होंठों से गलाक दी। ये जान का लफ्ज था या उसके मालिक का उसके सामने बीवी को आगोश में लेने का तरीका, कि जब दोपहर को चंदन कामकाज से फारिग होकर अपनी पोठरी में जा लेटा तो उसके सामने जोहरा जान की तस्वीर खींच गई और उसने इज़्तिरारी तौर पर सरसों के तेल और मिट्टी में सुने हुए बेगिलाफ के खस्ता और बोसीदा तकिए को अपनी आगोश में भींच लिया। अचानक उबलकर ऊपर आ जाने वाले दूध की तरह ना जाने जोहरा की यह तस्वीर किस तरह उसके बचपन के गहरे दबे घारों से निकलकर उसके सामने आ गई। वही बूटा सा कद, भरा भरा सा गुदाज जिस्म, बड़ी बड़ी चंचल आंखें, पान की लाली से रंगे होंठ, भरे कूल्हे, वही सीने का उभार और वही मुस्कुराहट जिसके मंबा का पता ही ना चलता था कि आया पहले उसकी आंखों में शुरू होती है या होंठों पर। वो उस वक्त बहुत छोटा था और माँ बाप के मर जाने की वजह से अपनी मौसी के पास रहा करता था। उसकी ये मौसी एक सेठ के बच्चों की दाया थी। ये सेठ चावड़ी बाजार में ग्रामोफोन और दूसरे साजों की दुकान करता था। उसी दुकान के साथ जोहरा का चौबारा था और सेठ की दुकान के बाजे आहिस्ता आहिस्ता चांदी के सिक्के बनकर वहां पहुंचा करते थे। चंदन अपने बड़े भाई और पंडित जी के बड़े लड़के के साथ कभी कभी जोहरा के चौबारे पर चला जाता था। जोहरा पंडित जी के लड़के को प्यार किया करती थी, मिठाई वगैरह देती थी और उसका कुछ झूठा हिस्सा उन दोनों भाइयों को भी मिला करता था। कई बार वो दूसरे बच्चों के साथ चौबारे के बाहर आंगन में खेल रहा होता और सेठ जी जोहरा के पास जा बैठते, उसे आगोश में ले लेते या उसके जानुओं पर सर रखकर लेट जाते। उसकी ये मालकिन भी तो जोहरा से मिलती जुलती थी। वैसा ही बूटा सा कद, वैसे ही भरे भरे कूल्हे, उमड़ी हुई छातियां, गोल गोल रस भरे गाल, बड़ी बड़ी आंखें और गीले होंठ। कौन कह सकता है कि उस एक लम्हे में मालिक के पहलू में उसे लेटे हुए देखकर ही उसे जोहरा की याद ना आ गई होती। तसव्वुर ही तसव्वुर में चंदन जोहरा के बाला खाने पर पहुंचकर सेठ की तरह उसके जानुओं पर लेट गया और जोहरा प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। वो भूल गया कि उसके टखनों तक मैल चढ़ी हुई है। खुश्की के बायस टांगों की जिल्द घुटनों तक पपड़ी सी बन गई है। उसका नीला नेकर
जो उसके मालिक ने मुद्दत हुई दिया था, मैल से काला हो गया है। उसकी कमीज कई जगह से फटी हुई है। उसके सांवले माथे पर चोट का एक निहायत बदनुमा दाग है। उसका निचला होंठ कटा हुआ है और उसके सर के बाल छोटे छोटे, खड़े खड़े और रूखे हैं। वो मस्त लेटा रहा और जोहरा उसके बालों पर हाथ फेरती रही। वहीं उसके जानुओं पर लेटे लेटे उसने करवट बदली और प्यार से कहना चाहा, जोहरा तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन उसकी कमर में कोई सख्त सी चीज चुभी और उस वक्त उसे मालूम हुआ कि वो नंगे फर्श पर लेटा हुआ है। वो चीज जिस पर उसका सर रखा है जोहरा का जानू नहीं, बल्कि एक बोसीदा सड़ा गला तकिया है। चंदन ने सर को झटका दिया, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। उठकर दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने पिछले कई बरस उड़ते हुए से गुजर गए। सेठ जी तो अपनी सब जायदाद चौबारों के हुस्न की नजर करके अपने नाना के गांव चले गए थे, जो वसत पंजाब में कहीं अपनी सादगी, गलाजत और नाफांदगी की गोद में लेटा हुआ था। चंदन की मौसी अलवर अपने गांव चली गई थी और चंदन इस छोटी उम्र ही में 3 रुपए माहवार पर उन सेठ साहब के एक दोस्त के यहाँ नौकर हो गया था। उसके बाद उसकी जिंदगी उस कंबल की तरह थी जिसे एक जगह से रफू किया जाए तो दूसरी जगह से फट जाए, दूसरी जगह से सिया जाए तो तीसरी जगह से चाक हो जाए। अपने उस मालिक के यहाँ पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया था और महसूस किया था कि ऐसा जिंदा दिल, खुश मिजाज और खुली तबीयत का मालिक गुज़श्ता 12 साल की नौकरी में उसे नहीं मिला। लेकिन उसके मालिक की ये खुली तबीयत उसके लिए मुसीबत बन गई थी। उसका मालिक उसके सामने ही अपनी बीवी को प्यार करने में जरा भी न झिझकता था। जैसे चंदन गोश्त पोस्त का इंसान, ना हवा मिट्टी का लोंदा हो। चंदन ने सोचा उस शादी से पहले वो कितने इत्मीनान से रहता था। ये बेचैनी सी, ये गर्मी गर्मी सी, ये आज़ा का तनाव सा, ये शब बेदारी सी उसने कभी महसूस नहीं की थी। पहले वो सोता था तो उसे दीन दुनिया का होश न रहता था। लेकिन जब से उसके मालिक ने शादी की थी और उसकी ये नई मालकिन आई थी, उसकी नींद उड़ सी गई थी। उसे अजीब अजीब तरह के ख्वाब आते थे। रात उसने कासनी को देखा था। कासनी उसके पहले मालिक की लड़की थी। कच्ची नाशपातियों की सी उसकी छातियां थीं। टखनों से ऊंचा लहंगा और बंडी पहने वो नंगे सर घूमा करती थी। यही लड़की ख्वाब में उसके साथ आ लेती थी। कैसे, कहाँ, उसे कुछ याद नहीं, लेकिन वो जाग उठा था। उसका जिस्म गर्म था, उसके आसाब तने हुए थे, उसे पसीना आ गया था। फिर वो सो ना सका था। कुछ भी समझ में न आने से अपनी बेवकूफ़ी पर उसने सर हिलाया, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। उसका मालिक दफ्तर गया हुआ था। मालकिन अंदर कमरे में गहरी नींद सोई हुई थी। वो उठा और पड़ोस में राय साहब के नौकर बैठों की कोठरी की तरफ चल पड़ा। चैत की पूर्णमासी का चांद बड़ के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। 9 उम्र कैकरी के पत्ते उसकी किरणों के लम्स से चमक उठे थे। चंदन आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोठरी से निकला। सामने कोठी के पोर्च पर फैले हुए वोगन बेलिया के सुर्ख गुल अनारी फूल चांदनी में हल्की सियाही मायल मालूम होते थे। एक तरफ गुलमोर का पुराना दरख्त, जिसका तना पार साल दरमियान में से काट दिया गया था, अपनी चंद एक शाखों के सरों पर पत्तों और फूलों के गुच्छे लिए झूम रहा था। दूर से ये गुच्छे बादलों के नन्हे नन्हे पारे से मालूम होते थे। ककरौंडे और करने के फूलों की खुशबू फिजा में बसी हुई थी। अगरचे अभी तक वो सब अंदर कमरे में सोते थे, लेकिन आमदे बहार के बाइस सर्दी ज्यादा न रही थी। चंदन एक आलम महवियत में गोंदनी के दरख्त के पास जा खड़ा हुआ। उसने बेख्याली में 1-2 नन्ही नन्ही गोंदनियां तोड़कर मुंह में डाल ली। पूरी तरह पक्की नहीं थी। उसका मुंह बेमजा हो गया। एक लम्हे तक वो शशोपंज की सी हालत में वहीं खड़ा रहा। फिर वो बरामदे में गया और उसने बड़ी एहतियात से दीवान खाने का दरवाज़ा खोला। सोने का कमरा मर्दाने के साथ ही था और दीवान खाना आम तौर पर खुला रहता था। उसका एक दरवाज़ा वो बाहर से बंद कर लिया करता था और एक उसके मालिक अंदर से बंद कर लेते थे। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला।
मालिक के सोने के कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उसका अक्स दरवाजे के शीशे पर पड़ा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने गदली रोशनी का ब्रश दरवाजे के शीशों पर फेर दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता दरी पर पांव रखता हुआ चंदन बढ़ा और जाकर दरवाजे के साथ पंजों के बल खड़ा हो गया। अंदर छत में लाल रंग का बल्ब रोशन था। उसकी मध्यम रोशनी में वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो भागा। उसका जिस्म गर्म होने लगा था, आज़ा तनने लगे थे। उसका गला और होंठ खुश्क हो गए थे और उसकी नसों में जैसे दूध उबलने लगा था। पंजों के बल भागकर वो बाहर आया। आहिस्ता से उसने दरवाजा बंद किया और बाहर चांदनी में आ खड़ा हुआ। सामने गुलमोहर का तना खड़ा था। उसके जी में आई कि अपनी सीने की एक ही ज़रब से वो तने को गिरा दे। कोठी के सामने लॉन में फव्वारे के गिर्द सुरमई माइल पीले पीले फूलों के बेशुमार पौधे लहरा रहे थे, जिनके चौड़े चौड़े पत्तों पर पानी की बूंदें फिसल पड़ा करती थी। ककरोंदे की खुशबू और भी तीखी होकर फिजा में बस गई थी। चंदन ने जाकर फव्वारे की तौंटी घुमा दी। फरर फरर एक मीठी सी फुहार उस पर पड़ने लगी। वो जेठो के यहाँ क्यों गया, वो सोचने लगा। दोपहर के वक्त इर्द गिर्द की कोठियों के नौकर जेठों की कोठरी में जमा होते थे। कभी ताश खेलते, कभी चूसर की बाजी लगाते, कभी अपने अपने मालिकों और मालकिनों की नकलें उतारते। कभी कभार जेठू अपने चचा से एक पुराना ग्रामोफोन मांग लाता जो उसने कभी एक तबाड़ी की क्लियरिंग सेल में खरीदा था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे असहाल का मरीज बच्चा रिरया रहा हो, लेकिन वो सब मजे से उस पर गोरी तेरे गोरे गाल पा या तो से लागी नजरिया रे सुना करते। हाल ही में जेठू चार्ली का एक नया रिकॉर्ड ले आया था और दोपहर उसकी कोठरी में तेरी नजर ने मारा, तेरी नजर ने मारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तेरी नजर ने मारा होता रहता। लेकिन चंदन कभी उधर न गया था। उसे वक्त ही न मिलता था। सुबह सवेरे ही उसका मालिक उसे जगा दिया करता था। वो उसके मालिश करता, उसके लिए नहाने का पानी तैयार करता, चाय बनाता, उसके दफ्तर चले जाने के बाद दोपहर के खाने का इंतजाम करता, खाना बनाकर दफ्तर ले जाता, आकर नहाता, खाता और सो जाता। ऐसी गहरी नींद सोता कि 12 गुरूब आफताब तक सोता रहता और उसके मालिक को ठोकरे मार मार कर उसे जगाना पड़ता। लेकिन आज अपनी बेख्वाबी से हार कर जब वो दोपहर को जेठू की कोठरी में गया तो उसने ऐसी बातें सुनी कि उसकी रही सही नींद भी हराम हो गई। फुहार के पड़ते ही उसके जिस्म में झुरझुरी सी उठी। वो जरा चौंका, कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया। रुत बदल रही है और वो पानी के नीचे खड़ा भीग रहा है। अगर उसे निमोनिया हो गया तो। उसने सर को एक बार झटका दिया लेकिन मुस्कुराया नहीं और फव्वारे को खुला छोड़कर ही अपनी कोठरी में जाकर लेट गया। लेकिन जल्द ही उसकी आंख खुल गई। उसका सर भारी भारी था, जिस्म पर बुखार की सी कैफियत तारी थी और आंखें कुछ उबलती हुई महसूस हो रही थी। उसने फिर एक ख्वाब देखा था। कच्ची नाशपातियों के गुच्छे उसके सर के गिर्द घूम रहे हैं। वो एक वीरान से मकान में खड़ा उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पास ही पानी का नल चल रहा है और उसके पास एक बच्चा खड़ा चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है, मेरा खिलौना मत तोड़ो, मेरा खिलौना मत तोड़ो। वो सर उठाकर उधर देखता है। वो बच्चा कासनी बन जाता है और वो सुनता है, मेरी नाशपातियां मत तोड़ो, मेरी नाशपातियां मत तोड़ो। चंदन पागलों की तरह उठा। जेठू के अल्फाज उसके कानों में गूंज गए। उसने कुर्ता पहना, मिट्टी के एक पुराने मैले कूजे में से खस्ता सा बटुआ निकालकर जेब में रखा, कोठरी को कुंडी लगाई और आहिस्ता आहिस्ता कोठी से बाहर निकल गया। चांदनी एक वसीय शामियाने की तरह परेड ग्राउंड पर फैली हुई थी और सड़कों के नियम जैसे उस शामियाने को थामे खड़े थे। उनके घने पत्तों में से बिजली के कुमकुमे टिमटिमा उठते थे और दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता था जैसे उन दरख्तों के परे कोई अलाव जल रहा हो। चंदन क्वीन मेरी रोड पर हो लिया। दाई तरफ कोठी से ककरौंदे, करने, गुलशेव और मौलसरी की मिली जुली महक का
एक झोंका आया और सड़क पर दरख्तों के नीचे बिछे हुए रोशनी और साए के जाल हिले। 30 हजारी के चौरस्ते पर वो रुका कि शायद कोई ट्राम आती हुई मिल जाए, लेकिन शायद 11 कभी के बच चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गंदगी की एक गाड़ी उफूनत फैलाती हुई उसके पास से गुजर गई। चंदन का दिमाग भन्ना गया। भागकर वो मिठाई के पुल पर हो लिया। जिस चबूतरे पर सिपाही खड़ा रहता है वो टूटा हुआ था। शायद किसी मोटर वाले ने सिपाही की करखत्तगी का बदला उस मासूम चबूतरे से लिया था। पुल पर बिल्कुल सन्नाटा था। ऊपर चांद चमक रहा था और पुल के नीचे गहराई और तारीकी में रेल की लाइनें और सामने कुछ दूर लाल सिग्नल चुपचाप टिमटिमा रहे थे। चंदन पुल की दीवार के साथ सर लगाए लम्हा भर तक मबहूत साकित उन नागिनों सी लाइनों और उन टिमटिमाते हुए सिग्नलों को देखता रहा। फिर वो आगे चल पड़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी और पटरी पर कहीं कहीं मैले से लिहाफ लिए दुकानदार सोए हुए थे। मैली कुचैली धोतियों में उनके जर्द जर्द आज़ा पूर्णमासी के चांद की उस रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। तेली बारे के सामने पटरी पर एक टूटा हुआ तांगा पड़ा था और कूड़ा उठाने वाली 2-3 खाली गाड़ियां खड़ी थी। बाईं तरफ दूर तक एक सफेद सी दीवार चली जाती थी, जिसके पीछे कभी किसी गाड़ी के तेज तेज गुजरने की आवाज आ जाती थी, और दाईं तरफ दुकानों के बाहर कहीं बांसों के गट्ठे पड़े थे, कहीं चारपाइयां और कहीं लकड़ी की खाली पेटियां। चंदन चुपचाप अपने ख्यालात में महव कुतुब रोड के चौरस्ते पर आ गया। सदर बाजार बिल्कुल बंद हो चुका था। सिर्फ कोने के हलवाई की दुकान खुली थी। चंदन की भड़की हुई तबीयत यहाँ तक आते करीब करीब ठंडी हो गई थी। सिर्फ उसके दिल में एक हल्का सा इश्तियाक का जज्बा मौजूद था, और इसी के मातहत उसने हलवाई की दुकान से आज सेर गरम गरम दूध पिया। फिर जैसे एक नई उमंग पाकर वो और आगे बढ़ा। दोनों तरफ की दुकानें बंद थीं। बाईं तरफ के माशा अल्लाह होटल में होटल का एक मुलाजिम बैठा रोटी खा रहा था। दाएं बाएं कहीं कहीं किसी पनवाड़ी या हजाम की दुकान खुली थी। एक दुकान में एक मजदूर, जिसे दिन में शायद फुर्सत न मिलती थी, बैहा सर पर उस्तरा फिरवा रहा था। काठ बाजार के सिरे पर चंदन एक लम्हे के लिए रुका। तांगों के तवे पर 1-2 तांगे वाले अभी घूम रहे थे। तांगा शेड के ऐन ऊपर चांद चमक रहा था, और उस चांदनी में गर्द और धुएं का हल्का सा गुबार भी मिला हुआ था। वो काठ बाजार में दाखिल हुआ और हैरान सा एक चौबारे की तरफ देखने लगा, जिसमें गैस की रोशनी के सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। चंदन की मरी हुई उमंग फिर जाग उठी। लेकिन यहां अभी तक कई आदमी खड़े थे। इतने आदमियों के सामने इतनी रोशनी में उसके लिए मामले की बात करना मुश्किल था। उसने नीचे की कोठरियों की तरफ देखा। हर कोठरी के आगे एक लैंप लटक रहा था और एक औरत खड़ी या बैठी थी। कभी कभी किसी कोठरी का दरवाजा बंद हो जाता और किसी शख्स के पीछे लैंप उठाए उस कोठरी की औरत एक मैले से पर्दे के अंदर चली जाती थी। लम्हे भर के लिए उभरी हुई उमंग चंदन को फिर डूबती हुई महसूस होती। वो जरा आगे बढ़कर एक लोहे की कुर्सी पर बैठ गया, जो ऐन चौक में बिछी हुई थी, और जिसके पास एक मेज पर रंग बिरंगी बोतलें रखे 1-2 चंपी करने वाले बैठे थे। चंपी कराओगे? चंदन ने गैर इरादी तौर पर सर हिला दिया। पास ही एक और ऐसी दुकान थी, और उसके साथ बिछे हुए बेंच पर एक शख्स बैठा चंपी करवा रहा है। उसके परे एक लंबे बरामदे में अपनी अपनी कोठरियों के सामने औरतें खड़ी अपने ग्राहकों को बुला रही थी। थक जाने या सीने का उभार दिखाने के ख्याल से उन्होंने छत से रस्सियां लटका रखी थी, जिनके सहारे वो खड़ी थी। चंदन के सर में तेल के गिरने से बिजली की सी सरसराहट हुई, और फिर हजाम लड़का चंपी करने लगा। चंपी करने के बाद उसने चंदन की पेशानी और गर्दन को एक मैले से तौलिए से पोंछकर उसके बाल बना दिए। चंदन जब वहां से उठा तो उसे नाक में सस्ते खुशबूदार तेल की तीखी सी बू आ रही थी, और उसकी उमंग फिर जैसे बेदार हो गई थी। चौक छोड़कर वो एक गली में हो गया। यहाँ लोग कम थे और रोशनी भी इतनी ज्यादा ना थी।
वो एक गली के दूसरे सिरे तक जाकर मुड़ आया। उसकी समझ में ना आता था कि वो कैसे बातचीत शुरू करे। वो तो उनसे आंखें भी ना मिला सकता था। महज ख्याल ही से उसका दिल धक धक करने लगता था। उसने सोचा वापस चला जाए। उसे जेठू के साथ आना चाहिए था। उसने फैसला किया कि गली में से होता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाएगा, मगर इतनी दूर आकर वो यूं ही वापस जाना भी ना चाहता था। उसी वक्त एक कोठरी के आगे कदरे अंधेरे में बैठी हुई एक मोटी सी थुल थुल पुल पुल औरत ने उसकी मुश्किल हल कर दी। उसके पास दो छोटी छोटी लड़कियां फर्श पर ही दरी बिछाए लेटी हुई थीं, बिल्कुल कासनी ही के सिन की। आओ इधर आओ, प्यार से इसने कहा। चंदन बढ़ा। सरगोशी में उसने कहा, आओ, सोचते क्या हो, 12 आने लगेंगे। इशारा उस कोठरी के सामने कुर्सी पर बैठी हुई औरत की तरफ था, जो सिर्फ एक बनियान और काली साड़ी पहने बैठी थी, जिसकी बगलों के बाल तक नजर आते थे और जिसकी छातियां मुरझाई हुई ककड़ियों की तरह लटक रही थीं। चंदन ने उसके पास फर्श पर आधी लेटी आधी बैठी हुई लड़की की तरफ हसरत भरी नजर से देखा, जिसकी नाक में एक छोटी सी नथ थी। समझकर मोटी औरत ने कहा, ये तो अभी छोटी है, ये अभी ये बातें क्या जाने। चंदन के दिमाग में कच्ची नाशपातियां घूम गईं। फिर कासनी और फिर कच्ची नाशपातियां, और मोटी औरत ने कहा, 2 रुपए लगेंगे। चंदन चुप रहा। वो कहना चाहता था 2 रुपए बहुत है। तभी मोटी औरत ने कहा, अच्छा तो 1.5 रुपया ही दे दो, अभी तो नथ भी नहीं उतरी। चंदन की नसों में दूध उबलने लगा। उसका जिस्म गर्म होने लगा। दूसरे लम्हे वो उस मैले पर्दे के अंदर चला गया और उसके पीछे उस लड़की को लिए हुए वो मोटी औरत। 1 हफ्ते बाद सर पर अपना बोरिया बिस्तर उठाए चंदन पोर्च में खड़ा था और अंदर कमरे में उसका मालिक अपनी बीवी को हिदायत दे रहा था, मैं अभी डॉक्टर को भेजता हूं। निहायत मूजी मर्ज सहेल लिया साले ने। सारे मकान को डिसइंफेक्ट करा लेना। सब जगह तो जाता रहा है कमबख्त। और चंदन बेबसी की हालत में खड़ा सोच रहा था, लेकिन लड़की की उम्र तो 13 साल की भी न होगी और उसकी तो अभी तक नथ भी न उतरी थी। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।